हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्यूशन के लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वेन हाफ फैक्टर। ये वेन हाफ फैक्टर का टर्म जो होता है, जब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की स्टडी हम लोग करते हैं तो उस समय जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो सोल्यूट के नेचर पर उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब सोल्यूट का नेचर कैसा होता है, तो ये कह रहे हैं कि जब हम सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाकर या तो ब्रेक कर जाते हैं या फिर सॉल्यूशन में जाकर के एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं। जब वो ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिसोसिएशन कहते हैं, टूटना। और जब वो एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को हम एसोसिएशन कहते हैं। तो जब किसी सोल्यूट पर डिपेंड करती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और उसमें आपने बोला है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। और अगर सोल्यूट के पार्टिकल सोल्यूशन में जाकर के एसोसिएशन या डिसोसिएशन करते हैं तो श्योर है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वेरिएशन आने लगेगा। मीन्स हमने एक मोल किसी सब्सटेंस का सॉल्वेंट में डाला और सॉल्यूशन बनाया तो हमें बाद में पता चला ये 1 मोल जाकर के 2 मोल में ब्रेक हो जाता है, या हमने 2 मोल किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया सॉल्यूशन में और वो एक साथ कलेक्ट हो जाता है, मिक्स करके 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। आपकी सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है तो पार्टिकल के नंबर में अगर वेरिएशन आएगा तो डेफिनेटली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड करती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सोल्यूट के सॉल्यूशन में जाने पर अगर डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अगर सोल्यूट सॉल्यूशन में जाकर के एसोसिएशन करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। वे 2 मिलकर के 1 हो गए, तो 2 मोल आपने डाला 1 मोल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो इससे ये कंफर्म हो जा रहा है कि सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर आपका सोल्यूट ना एसोसिएशन करे ना डिसोसिएशन करे तब उसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जो उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वही उसकी ऑब्जर्व वैल्यू भी होगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन करता है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में चेंज होगा, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी चेंज होगा। तो इस बेसिस पर एक साइंटिस्ट ने एक फैक्टर का यूज किया जिसका नाम रखा उन्होंने वांट ऑफ फैक्टर, जो ये कंफर्म करेगा कि जो आपने कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल टर्म में पढ़ा है और उस फैक्टर का यूज अगर आप कर लेते हो तो वो आपकी ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन करेगा। नहीं तो ये टर्म गलत होगा कि हमने जो थ्योरेटिकल वैल्यू कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का पढ़ा है कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ये आएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस सब्सटेंस का ये आएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और आपको बाद में प्रैक्टिकली इसमें वेरिएशन मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि उसमें सोल्यूट पार्टिकल या तो डिसोसिएशन कर रहा होगा या फिर एसोसिएशन कर रहा। तो वान हाफ ने इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू को सही तरीके से फाइंड करने के लिए एक फैक्टर का यूज किया था जिसे हमने क्या बोला है, वान हाफ फैक्टर, और जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, आई से करते हैं। तो आई क्या है, तो उस बेसिस पर आप क्या बोलते हो पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट is dissolved in the solution, they may either undergo association or
association. They may either undergo association or dissociation. In this condition, number of particles एसोसिएशन आपने पहले लिखा है, तो ये लिखेंगे डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, Hence, colligative property show a variation from its theoretical value. आपने बोला कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो सोल्यूट के पार्टिकल या तो एसोसिएशन करने जाते हैं फिर डिसोसिएशन करने जाते हैं। जब वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन करते हैं तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो डिक्रीज करेगा, जब एसोसिएशन होगा तो डिक्रीज करेगा, और डिसोसिएशन होगा तो इंक्रीज करेगा। तो जब पार्टिकल इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर, जब पार्टिकल के नंबर में वेरिएशन आएगा तो डेफिनेटली आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आएगा। उसके बाद क्या होता है, वैन ड हॉफ गेव ए फैक्टर टू कैलकुलेट colligative properties. This factor is called Van 't Hoff factor. क्या उसको बोलते हैं? Van 't Hoff factor, और उसे किससे डिनोट करते हैं? I से करते हैं। उन्होंने क्या बोला? I क्या होता है? I इज इक्वल टू था ऑब्जर्व colligative property upon theoretical colligative property। तो I एक तरह का रेशियो है इसका ऑब्जर्व colligative property और theoretical colligative property। हमने स्टार्ट में लिखा लेकिन आप सुन रहे हैं इसको ऑब्जर्व colligative property कहते हैं जो आप करके देख रहे हो, और इसको theoretical colligative property कहते हैं जो पहले से दिया रहता है। या आप दूसरे टर्म में ये भी बता सकते हो कि सिंस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम यम कहते हैं, यानी जब किसी सॉल्यूशन की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है तो उसका मोलर मास डिक्रीज करता है, और मोलर मास इंक्रीज करता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करती है। तो इस फॉर्मूले को हम मोलर मास के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो हम आई को किस तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हैं, I इज इक्वल टू अपोजिट है तो ये वैल्यू मोलर मास के टर्म में ऊपर जाएगी और ये वैल्यू नीचे आएगी, तो इसको आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। I को मोलर मास के टर्म में आप एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से दिखाएंगे, और I को कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में लिखेंगे तो आप इस तरह से दिखाएंगे, बिकॉज यू नो दैट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है तो आपने बोला कि हम 1 मोल NaCl का देखो लेके चलते हैं, और NaCl अगर ब्रेक करता है तो ये Na पॉजिटिव देता है और Cl माइनस देता है। NaCl का तो आपने लिया 1 मोल, तो जब वो आयोनाइज हुआ सॉल्यूशन में तो उसने क्या दिया, 1 मोल Na पॉजिटिव दे दिया और 1 मोल Cl नेगेटिव दे दिया। तो रिएक्टेंट साइड में तो आप देख रहे हो कि 1 मोल है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप दोनों को ऐड करके देखो तो आप क्या कर रहे हो, ये 2 मोल हो जा रहे हैं। लेके कितना आप चले थे, 1 मोल, सॉल्यूशन में आपको कितना मिला, 2 मोल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज करता है डिक्रीज कर रहा है, इस केस में इंक्रीज कर रहा है। 1 मोल लेके गए 2 मोल हो गया। तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पहले से आपको दी होगी 1 मोल पे, अब वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपको मिलेगी किसपे, 2 मोल पे। इसका मतलब क्या है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जस्ट डबल हो जाती है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि हम वन ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं, वन ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स
आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। मैंने ये शार्ट में लिखा, आप इसको समझ लो। आई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 मोल NaCl 2 मोल में जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं आप? डिसोसिएशन दिखा रहे हैं। तो जब नंबर ऑफ मोल्स आपने दिखाया 1 मोल NaCl का, सोल्यूशन में जाकर के वो 2 मोल होगा, 1 मोल Na पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव, तो आपको मिलता है 2 मोल्स। तो आपने क्या बोला, NaCl का जब डिसोसिएशन होता है तो वो 2 मोल में कन्वर्ट हो जाता है 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये हो गया आफ्टर डिसोसिएशन कितना मिला आपको? 2 मिला। और बिफोर डिसोसिएशन आपका क्या था? 1 हो गया। आई का फार्मूला जरा देख लीजिए क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। या आपने ये कैसी वैल्यू पाई थी? थ्योरेटिकल वैल्यू थी, कितनी? 1 थी। और ये वैल्यू कितनी है ऑब्जर्व की? ये हो गई 2। थ्योरेटिकली आप कितना लेके चल रहे थे? 1 मोल। और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी मिल रही है? 2 मोल। तो आप इस फार्मूले को भी देख लो, ऑब्जर्व्ड Cp कितना है आपका? 2 मोल। और थ्योरेटिकल Cp का टर्म क्या है आपका? 1 मोल। तो आई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के बेसिस पर अगर इस रिएक्शन के लिए हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आफ्टर और बिफोर, या ये बोल लो ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व वैल्यू कितनी है आपकी? 2। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है आपकी? 1। या ये बोलो आफ्टर डिसोसिएशन कितना था? 2 मोल। बिफोर डिसोसिएशन कितना है? 1 मोल। तो ये आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ये जो पॉइंट आपने फैक्टर यूज किया है, अब आप एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब इसके आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्चुअल रिजल्ट आता है। अब जैसे मैंने आपको NaCl का दिखाया कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है, मैक्सिमम जितने भी साल्ट होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, अगर आप मैग्नीशियम क्लोराइड को ब्रेक करते हो तो वो किस में कन्वर्ट होगा? Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। यहाँ पे दिखाते हैं, अगर आप MgCl2 को ब्रेक करके देखो, MgCl2, तो ये ब्रेक होने के बाद क्या देगा? Mg डाई पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस। अब आपके Mg के बगल में कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको क्या मानोगे? 1 मोल। इसके बगल में भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ बेटा लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जहाँ कुछ नहीं लिखते उसको मानते हैं 1। तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल। और यहाँ पे क्या लिखा है? 2 मोल। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करो तो ये टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 3 मोल्स हो गए। अब आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी थी? 1 थी। और आपकी ऑब्जर्व वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो ऑब्जर्व वैल्यू 3 है, थ्योरेटिकल वैल्यू 1 है। या आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल मिले? 3। अब बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं? 1। तो आई की वैल्यू क्या होती है? आफ्टर अपॉन बिफोर। डायरेक्ट आप ऐसे याद कर लो, आफ्टर क्या था? 3 और बिफोर क्या था? 1। तो ये कितना आ गया? 3। अब इनके कहने का मतलब ये है कि ये जब डिसोसिएशन होता है सोल्यूट का सोल्यूशन में, तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं, और जब नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगी। तो ये एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया जिसके लिए था, डिसोसिएशन के लिए था, उसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ एसोसिएशन का। अब एसोसिएशन में क्या करना है? एसोसिएशन में आपको बोलना है कि 2 और मोर पार्टिकल्स आपस में कलेक्ट हो जाते हैं या ऐड हो जाते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा केमिकल बॉन्डिंग, तब उस बेसिस पर नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। डिसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करते हैं और एसोसिएशन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करते हैं। फार्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे एसोसिएशन का हो चाहे डिसोसिएशन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हमने लिया 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, या इसको आप इथेनोइक एसिड कहते हैं। कितना लिया आपने? 2 मोल्स। तो पहले ही आप लिख लो 2 मोल हमने लिया। जब आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो ब्रेक नहीं कर रहे, जब आप इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो
तो ये एक प्रोसेस होता है डाइमेराइजेशन। क्या होता है? डाइमेराइजेशन। ये आर और आई है। डाइमर का मतलब होता है दो के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं डाइमर। 3 लोग ऐड हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ट्राइमर। और बहुत सारे जब लोग ऐड हो जाते हैं तो उनको कहते हैं पॉलीमर। तो यहाँ पर आपने 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल का डाइमेराइजेशन कर लिया और ये इस तरह से कन्वर्ट हो गया, दोनों मॉलिक्यूल आपस में ऐड हो गए। अब ये एक सिंगल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। कैसे? क्योंकि इसके बगल में आपने कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान के चलेंगे? 1 है और इसके बगल में क्या है? 2 है। तो यहाँ आपने क्या लिया है? 2 मोल। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल। यानी एक चीज आपने क्या किया, यहाँ पर दिखाया कि ये एसोसिएशन कर रहे हैं और एसोसिएशन में क्या देख रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स पहले ज्यादा थे और बाद में क्या हो गए? कम हो गए। तो एसोसिएशन के केस में याद कर लीजिए नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे और डिसोसिएशन के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करता है। अब इस बेसिस पर जरा देखें, अगर हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आफ्टर क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। बिफोर क्या था आपका? 2 था। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.5। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आई की वैल्यू अगर हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं तो ये देखिए 1 से कम है फ्रैक्शन में, और यहां पर हम आई की वैल्यू अगर दिखाएं तो ये 1 से ज्यादा है। तो इससे आपको एक चीज और क्लियर मैं कर देना चाहता हूं बेटा कि अगर आपका सोल्यूट सोल्यूशन में जाकर के एसोसिएशन नहीं करता या डिसोसिएशन भी नहीं करता है, यानी पहले उसकी जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व वैल्यू भी वही रहेगी। क्यों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट अंडर गो नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। जितना आपने पहले भी लिया था बाद में भी सोल्यूशन में जाकर के उतना ही है, तो जो आपका आफ्टर वैल्यू है वो भी उतना है अपॉन बिफोर वैल्यू जो है वो भी उतना है। तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। आफ्टर डिसोसिएशन सपोज 2 पार्टिकल, अब बिफोर डिसोसिएशन क्या था? 2 पार्टिकल थे, तो 2/2 करेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। हमने कहा आफ्टर एसोसिएशन 5 नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन के टर्म में क्या होता है कि पहले जो हम लेकर के चल रहे थे बाद में भी उतना ही मिल रहा है, मींस उसमें एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होता है। तो जितने पार्टिकल पहले थे उतने पार्टिकल बाद में होंगे, तो हमेशा आई की वैल्यू क्या होगी? 1 आएगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आई की वैल्यू 1 से मैक्सिमम भी हो सकती है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से मिनिमम भी हो सकती है, और आई की जो वैल्यू होगी वो 1 भी हो सकती है। अगर आपकी आई की वैल्यू 1 आती है तो आप कह सकते हैं उस सोल्यूट का न तो एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन। यहाँ आप ध्यान से देखिए आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है और आप कर क्या रहे हो? डिसोसिएशन कर रहे हो। इसका मतलब जब डिसोसिएशन करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, और जब आप एसोसिएशन करते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, यहाँ पर एक हिंट करता हूं आपको, जरा देखिएगा कि इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन टेक प्लेस, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है तो आई की वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए। अब आपने बोला इफ डिसोसिएशन टेक्स प्लेस, अगर आपका डिसोसिएशन करता है सोल्यूट तो डिसोसिएशन में आप क्या बोल रहे हो? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन में इंक्रीज करता है, यानी जो आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है और जो आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है वो कम होती है। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल आप देख लो, 3/1 किया आपने 3, यहाँ आई की वैल्यू क्या है? मोर देन 1 है। तो जब डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। और इसी सीक्वेंस में अगर एसोसिएशन होता है तो क्या होगा? आई की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो इस तरह से वन हाफ ने क्या किया? एक फैक्टर यूज कर लिया। इन्होंने कहा कि जो भी पार्टिकल सोल्यूट का अंडरगो आइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन और वो सोल्यूशन में जाकर के नंबर ऑफ मोल्स में वेरिएशन करेगा तो डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आएगा।
अगर उस सोल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे, और अगर पार्टिकल्स का एसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स में वेरिएशन आएगा, डेफिनेटली आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में भी वेरिएशन आएगा। इस वजह से वॉन आपने क्या किया, एक फैक्टर यूज किया जिसको हम आई से एक्सप्लेन करते हैं। आई का टर्म क्या कह रहा है, ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। हमें पता है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए इस टर्म में हम आई को मोलर मास के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इसका उल्टा हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, वो वैल्यू नीचे आ जाएगी इन द टर्म ऑफ मोलर मास। तो I इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब जब पार्टिकल एसोसिएशन और डिसोसिएशन कर ही रहा है तो उसके लिए डायरेक्ट मैं I का आपको दे दिया फार्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसमें आपका डिसोसिएशन हो रहा है, ये देखिए ब्रेक हो रहा है, तो जब ब्रेक हो रहा है तो डिसोसिएशन के बाद इस रिएक्शन से कितने मोल्स दिख रहे हैं, 3। और पहले आप कितना लेके चल रहे थे, 1। तो ये हो गया आफ्टर, ये हो गया बिफोर, तो आई की वैल्यू क्या होगी, आफ्टर अपॉन बिफोर, यानी इस बेसिस पर 3। अब जब एसोसिएशन आपने किया तो एसोसिएशन में 2 मोल्स एसिटिक एसिड का बेंजीन में घोला और वो आपस में डाइमर बना करके एक हो गए, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 हो गए। तो ये हो गया आपका आफ्टर और ये हो गया आपका बिफोर। तो आपको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, आफ्टर अपॉन बिफोर। तो आफ्टर हो गया आपका 1, बिफोर हो गया 2, तो ये वैल्यू आ गई 0.5। तो इस बेसिस पर क्वांट आपने बोला कि I की 3 वैल्यू आती है, कब और कितने, जब पार्टिकल ना एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन करेगा, तो उस समय I की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। अगर पार्टिकल में डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो I की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। तो अब देखो ये आपका 3 है और ये आपका 1 है, तो आपके यहाँ I की वैल्यू 3 आ रही है, यानी ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ डिसोसिएशन हुआ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए I की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 0.5, ये 1 से कम है, तो कॉमन सेंस यहाँ एसोसिएशन हुआ होगा। और जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होगा तो जो न्यूमरेटर होगा वही डिनोमिनेटर होगा, या कह लो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगी वही थ्योरेटिकल वैल्यू होगी या कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, तो दोनों का रिजल्ट 1 आएगा। अब कैसे पार्टिकल्स में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है, तो जैसे आप ग्लूकोज ले लो, जैसे आप शुगर ले लो, जैसे आप यूरिया ले लो, ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनका ना एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है। तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनकी I की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। अब वांट आपने क्या बोला कि जो आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज थी उस सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आपको I की वैल्यू ऐड करने पर आपको एक्चुअल कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी। और जब हमें पता है कि हाँ ये I एक फैक्टर है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा और सही रिजल्ट देगा, तो हमें I की वैल्यू को सारी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले की कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या क्या थी मैं आपको बताता हूँ। पहली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आपने बोला था P माइनस PS अपॉन P, ये था इज इक्वल टू काई सोल्यूट। दूसरा आपका था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको आप पढ़े थे कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन था। तीसरा टर्म आपका था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको आपने डेल्टा टी एफ कहा था, इसकी वैल्यू थी के एफ इंटू स्मॉल एम। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पिछले टर्म में हम लोग क्लास में इनका जो केबी और केएफ का टर्म था उसमें हमने वैल्यू को चेंज कर दिया था। हमने केबी का नाम केएफ दे दिया था और केएफ वाला नाम केबी दिया था। अभी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। जो मैंने दूसरा नाम दिया था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, वो अपोजिट हो जाएगा। फिर चौथा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आपका क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आपने क्या बोला था P R 5 इज इक्वल टू
CRT था या आपने पढ़ा था CST था। अब वांट आपने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा और वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू जब आपको मिलेगी तो उससे आपको उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इन सारे टर्म में हम इनटू आई कर देते हैं, तो इनटू आई कर देते हैं, तब आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी, अब उसका रिजल्ट आपके थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व के अकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज वो रॉन्ग होता। क्यों? आप डाल रहे हो 1 मोल, वो हो जा रहा है 2 मोल, तो आप बार बार ये डिस्टर्ब होंगे नहीं, भाई रिजल्ट इतना आना चाहिए तो रिजल्ट में वेरिएशन क्यों आ रहा है। तब आपको पता चलेगा कि अरे इसमें तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वेरिएशन आ जाता है, इस वजह से आपका रिजल्ट दूसरा आता है। अब जब आप वांट फैक्टर से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसी बेसिस पर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ हूँ और इस एग्जांपल को मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। इसकी बेसिस पर आई की वैल्यू हम कैसे पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ पर आप फोकस करें, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन किया है कि कैलकुलेट मास ऑफ NaCl इन 1 kg वाटर टू शो एलिवेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3 केल्विन, गिवन वैल्यू है Kf का इतना। आपसे W की वैल्यू पूछ रहा है NaCl के, और वो 1 kg वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ रहा है, 3 केल्विन आ रहा है। तो कह रहा है उस मास को कैलकुलेट करो जिसके डालने पर 1 kg वाटर में आपका डेल्टा TF 3 केल्विन आ रहा है। तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखा रहा हूँ। आपका ये इलेक्ट्रोलाइट है, NaCl है। NaCl का अभी आपको पता चला है कि जब हम NaCl के 1 मोल को लेके चलते हैं तो वो 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव देता है। तो आपका 1 मोल क्या है, पहले से था, ये बिफोर की वैल्यू है, और ये जो टूट रहा है तो ये आफ्टर की वैल्यू हो गई, इसका मतलब डिसोसिएशन हो गया। अब डिसोसिएशन होने पर 1 मोल आपका 2 मोल में हो गया। अभी आपके माइंड में आ गया, अगर हम 1 मोल ही लेते तो रिजल्ट आता नहीं। अब आपको पता चला 1 मोल जाकर के तो सोल्यूशन में 2 मोल हो रहा है, तो हम सबसे पहले इस आयोनाइजेशन से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, आफ्टर अपॉन बिफोर। तो आफ्टर क्या है 2 मोल, बिफोर क्या है 1 मोल, तो आपने आई की वैल्यू कितनी पाई। अब इस बेसिस पर हम क्या करें, W के टर्म में फार्मूले को रखते हैं। तो आपको ये फार्मूला पहले से पता था, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको डेल्टा TF दिया हुआ क्वेश्चन, आपको कैपिटल W देखिए 1 kg को हमने 1000 कर दिया है, ये दिया हुआ आपको। स्मॉल m NaCl का मोलर मास है। NaCl का बेटा मोलर मास कैसे निकालोगे, Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। जब आप टोटल ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 58.5, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिखाया। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपका डेल्टा TF हो गया 3 केल्विन, मोलर मास हो गया 58.5 इनटू 1 kg को मैंने क्या किया 1000 ग्राम कर लिया, अपॉन आई की वैल्यू अभी कितनी है 2 इनटू 1000, और ये Kf की वैल्यू है 1.86, और ये रिजल्ट आपका आएगा 47.2 ग्राम। अगर आप यहाँ पर I की वैल्यू 2 नहीं फाइंड करे होते और यहाँ पर नहीं रखते तो आपका रिजल्ट कुछ और आता। तो अब आपको I की वैल्यू पता चल गई है, तो आपका रिजल्ट ये आएगा जो 100% क्लियर है। तो इस एग्जाम्पल के बेसिस पर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर I से आपका कोई लेना देना नहीं होता तो आप डायरेक्ट अपने फार्मूले का यूज कर लेते, आंसर आ जाता। अगर आपने डायरेक्ट फार्मूले का यूज किया होता इस फार्मूले का, तो श्योर है कि आपका रिजल्ट कुछ और आता, और थ्योरी में रिजल्ट ये आता। तो आपको ये लग रहा है कि डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रही है, बाद में पता चलेगा वो ये तो NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएशन करेगा जाके सॉल्यूशन में, और 1 मोल NaCl से 2 मोल हो जाएगा, 5 मोल NaCl से 10 मोल हो जाएगा, 10 मोल NaCl से 20 मोल NaCl होगा, तो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा। इससे अच्छा हम पहले इसके I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और रिजल्ट आपका एक्यूरेट है। तो वांट ऑफ फैक्टर का मतलब यही हुआ कि जब सोल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ ऐड होकर सॉल्यूशन बनाता है तो वो सोल्यूट पार्टिकल या तो एसोसिएशन कर लेता है या डिसोसिएशन करता है। जब वो एसोसिएशन करेगा तो उसके कई पार्टिकल्स आपस में मिल जाएंगे और उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे।
जब वो डिसोसिएशन करेगा तो वो कई पार्टिकल में टूटेगा, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस बेसिस पर लास्टली हम आपको क्वांटम फैक्टर को एक और इजी वे में बता देते हैं, जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। हम ये कहना चाह रहे थे बेटा कि अगर आपका डिसोसिएशन होता है और आपका एसोसिएशन होता है, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या टर्म है? अब अगर आप डिसोसिएशन में देखें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, ओके, उसके बाद आप देखो इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, और उसके बाद आप इसके देखो मोलर मास को। मैं आपको ये रिजल्ट दिखाता हूं कि जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है तो क्या वेरिएशन आता है। ध्यान दीजिए, जब डिसोसिएशन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं? इंक्रीज करेंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करेगा? इंक्रीज करता है। ओके, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। तो जब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आपकी बढ़ेगी। तो इस वैल्यू को भी हम इस तरह से अपवर्ड दिखा सकते हैं। और अभी आपने बोला है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो मोलर मास क्या होगा? कम होगा। तो अगर यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है तो इसका मोलर मास क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और जब आप एसोसिएशन कर रहे हो तो यहाँ ज्यादा मोल है, यहाँ कम मोल है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी? कम होगी। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर एसोसिएशन में कम होंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम होगी तो डेफिनेटली इसका मोलर मास क्या होगा? क्यों? एसोसिएशन होगा। एक 10 ग्राम दूसरा 10 ग्राम दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम होगा। क्लियर हो रहा है? तो मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जब मोलर मास इंक्रीज करेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। तो इस चार्ट के बेसिस पर आप ये कह सकते हो कि जब डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो मोलर मास कम होगा। जब एसोसिएशन होता है तो उस समय नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी, तो मोलर मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एक टर्म क्वांटम फैक्टर की बेसिस पर आप ये माइंड में रख लो, और एक टर्म आपका क्वांटम फैक्टर का ये आप माइंड में रख लो कि आई की वैल्यू कब 1 आती है? जब ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो। इफ नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन होगा तो आई की वैल्यू हमेशा 1 से मैक्सिमम होगी, और अगर एसोसिएशन होगा तो मिनिमम होगी। और आई की वैल्यू को फाइंड करने का एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, और सबसे बेटर जो आपको तरीका मैंने बताया वो ये है कि आफ्टर का टर्म रख लो अपॉन बिफोर का रख लो, ये है। और जब आप आई की वैल्यू पा जाओगे और इन सारे टर्म्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके रिजल्ट सही आ जाते हैं। तो इस तरह हम आपको बता देते हैं कि ये आई है। इसमें एक टर्म आता है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, इससे को हम अल्फा से बेटा डिनोट करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन का नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड या डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक टर्म और भी आता है आपके इस क्वांटम फैक्टर के रिगार्डिंग, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन क्या होता है? तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से। अल्फा क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इस फार्मूले का यूज हम कब करते हैं बेटा? उस टाइम करते हैं जब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन यानी अल्फा का टर्म हम उस टाइम यूज करते हैं जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl या MgCl2 होता है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली आयोनाइज होते हैं। इसलिए उनके पार्शियल एसोसिएशन और डिसोसिएशन के टर्म के लिए हम एक डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन वर्ड यूज करते हैं, उसे अल्फा से डिनोट करते हैं। और ये अल्फा आपके क्वांटम फैक्टर आई से भी रिलेटेड होता है।
तो उसको मैं आपको एक फार्मूले से बता दूंगा। ये आप 10+2 के बाद जब स्टडी करोगे तो उस समय आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने को मिलेगा, क्योंकि 10+2 के बाद मीन्स IIT या मेडिकल के टर्म में जब आप अपनी तैयारी रखोगे तो ज़्यादातर फार्मूला वांट ऑफ फैक्टर से आएगा। आपके 12th में भी है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे वांट ऑफ फैक्टर से तो हम आपको और भी प्रॉपर तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा था कि ये जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है इसका अल्फा से क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है। बस एक शॉर्ट टर्म में आपको बताता हूँ कि जैसे हमने कहा कि हम एसिटिक एसिड लेते हैं, हमने कहा ये WE है, WE का मतलब हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, और अगर ये ब्रेक करेगा तो ये CH3COO- और H+ में ब्रेक करेगा। अब हमने कहा कि हमने इस इलेक्ट्रोलाइट का लिया 1 मोल और टाइम इज इक्वल टू 0 है, यानी नो डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो आपकी ये प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एट टाइम t अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाता है तो ये हमने यहां से निकाल दिया 1 माइनस अल्फा कर दिया, तो इसके कितने बनेंगे ध्यान से देखें, अल्फा और अल्फा। अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ अल्फा निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 अल्फा बन रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए इसके बगल में क्या लिखा है 1, तो ये कितना इस पार्टिकल को दे रहा है 1, इसका कितना बन रहा है 1, तो जब ये अल्फा निकालेगा तो इसका भी अल्फा और अल्फा ही बनेगा। इसका 1 है तो ये 1 इसको दे रहा है, 1 इसको दे रहा है, इसका अल्फा है तो अल्फा इसको मिलेगा और अल्फा इसको मिलेगा। अब इस बेसिस पर जरा ध्यान दीजिए, आपने पहले कितना लिया था थ्योरेटिकली, आपने थ्योरेटिकली लिया था 1 और आपको ऑब्जर्व वैल्यू मतलब कितना मिल रहा है, तो आपके ऑब्जर्व वैल्यू के टर्म में क्या हो रहा है, ये 1 माइनस अल्फा का पोर्शन और ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 1 मोल का ऑब्जर्व। तो I के टर्म में आप कोई फार्मूला लिखते हो तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व वैल्यू आपकी क्या है, ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, सबको ऐड करिए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा ये प्लस अल्फा। अब अल्फा से टर्म अल्फा का हो जाएगा और टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 1। इस बेसिस पर तो हम निकाल सकते हैं क्या I का, तो इसके बेसिस पर डिसोसिएशन का जो केस होता है, तो डिसोसिएशन के लिए रिलेशन बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड अल्फा क्या होता है, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। डिसोसिएशन के केस में होता है अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। n क्या है, वो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके मोल्स में कन्वर्ट होते हैं। ये डिसोसिएशन के लिए I और अल्फा का रिलेशन है। इसी तरह एसोसिएशन के लिए भी मैं एक आपको फार्मूला अभी दिए देता हूँ, आप इसका बाद में यूज करेंगे जब हम लोग इस पे क्वेश्चन कभी करेंगे। तो ये एसोसिएशन के लिए क्या करना है, I इज इक्वल टू होता है, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू होता है I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 की जगह हो जाएगा 1 माइनस n माइनस 1। इस तरह से आप एसोसिएशन के केस में दिखाते हैं। तो ये मैं एक रिलेशन को बता रहा हूँ कि ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन का टर्म, और I क्या है आपका वांट ऑफ फैक्टर। तो इसमें आपस में क्या रिलेशन है फॉर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, तो इस पर हम लोग आगे भी डिस्कस कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, हम इसको डिराइव भी करके ये वैल्यू ला सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बता दिया। वांट ऑफ फैक्टर का टर्म बस यही है कि एसोसिएशन और डिसोसिएशन अगर पार्टिकल का होता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में वेरिएशन आएगा। एसोसिएशन होगा तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एसोसिएशन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी, और डिसोसिएशन होता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता है तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं होता है। एक बार इसको आप स्टार्टिंग से देख लीजिएगा एग्जाम्पल के साथ, और अभी मैंने यहाँ पर I की वैल्यू कैसे न्यूमेरिकल में पुट करते हैं इसको भी बता दिया। इस पर जब 2-4 और सवाल कभी करेंगे तो आपको ये और भी प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। तो दैट इज योर सोल्यूशन, और ये कंप्लीट चैप्टर हुआ, और इसका हम एक समरी का भी आपको क्लास देंगे टोटल चैप्टर का, और फिर नेक्स्ट चैप्टर।